1980s में जापान की लिटरेसी रेट 90% थी, जहां पर हर कोई अपने कल्चर को मानता था, हर कोई पढ़ा लिखा था और हर कोई एक दूसरे का आदर करता था, रिस्पेक्ट करता था। मैं आपको पता है ये सब क्यों बता रहा हूँ? मुझे लगता था कि जापान जैसे देश में ऐसी घटनाएं बहुत रेयर होती होंगी, मगर जैसे जैसे मैं इन टॉपिक्स में घुसते जा रहा हूँ वैसे वैसे मेरी गलतफहमी जापान के बारे में दूर होती जा रही है। जापान को मैं एक शांत सा देश समझता था, बट वहां से इस टाइप के क्राइम्स आएंगे ये सोचने में ही इम्पॉसिबल सा लगता है। तो गाइस, आज फिर से हम जापान का एक दिल दहला देने वाला केस लेकर आए हैं और इस केस से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, खासकर लड़कियों को, कि किस तरह लड़कियों को किसी पर भी ऐसे आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो आखिर ये केस है क्या, किसके बारे में है, ये सारी बातें आपको आगे चलकर पता चल जाएंगी। चलो लेट्स डिस्कस द ब्रूटल 44 डेज इन हेल। 18 जनवरी 1971 जापान के मिसातो साइतामा प्रीफेक्चर में जन्म होता है एक लड़की का, जिसका नाम उसके पेरेंट्स जुनको रखते हैं। जुनको फुराता। जुनको के दो भाई भी थे, एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई। जुनको बचपन से ही काफी समझदार और काफी चालाक लड़की थी, हमेशा खुश रहती, पढ़ाई में भी बहुत अच्छी, हमेशा अच्छे मार्क्स लेकर आती। उसने बहुत कम एज में पार्ट टाइम जॉब्स भी स्टार्ट कर दिया था। वो एक प्लास्टिक मोल्डिंग कंपनी में भी काम किया करती थी और उसकी एक इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर से बात भी हो चुकी थी कि जैसे ही जुनको की ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी जुनको उस इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर के पास जॉब करने लगेगी। जुनको के कई सारे दोस्त थे जिनका यही कहना था कि जुनको बड़े होकर एक बहुत बढ़िया सिंगर बनना चाहती थी, मगर डेस्टिनी के कुछ और ही प्लान्स थे। सो स्टोरी को आगे बढ़ाने से पहले इस स्टोरी के कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। ये जो पूरा क्राइम था इसके पीछे 4 लोग थे और सबसे ज्यादा जो शॉकिंग बात थी वो थी इन चारों की उम्र, इन चारों की एज। पहला क्रिमिनल हिरोशी मियानो, जिसकी उम्र थी 18 साल। दूसरा जो ओगुरा, जिसकी उम्र थी 17 इयर्स। शिंजी मिनातो 16 साल का लड़का और यशुशी वातानाबे 17 साल का लड़का। 1988 में इन चारों ने अपना स्कूल छोड़ दिया और क्राइम में इन्वॉल्व हो गए। इन्होंने मिनातो के फैमिली होम को अपना हैंगआउट प्लेस बना दिया था, जो कि टोक्यो में था। उसके बाद साल 1988 के अक्टूबर महीने से इनके क्राइम्स शुरू होते हैं। इन्होंने शुरुआत चोरी से की थी। लोगों के पर्स चुरा लेना, थोड़ी सी हाथापाई कर लेना, कार चुरा लेना, इन सब से इन्होंने अपने क्राइम्स की शुरुआत की थी। मगर कहते हैं ना कि क्राइम की दुनिया में अगर आप कदम रख दो तो पीछे जाना बहुत मुश्किल होता है। वही इन चारों के साथ हुआ। जब इन्होंने क्राइम्स करना शुरू किए, इनको लोगों ने नहीं पकड़ा, इनको पुलिस ने नहीं पकड़ा और इनको लगा कि ये तो सही है, हमें तो कोई पकड़ ही नहीं सकता, हम इतने कम टाइम में इतना सारा पैसा, इतने सब ऐश कर सकते हैं। तो ये और ज़्यादा क्राइम्स करते रहे। इनकी हिम्मत इतनी हद तक बढ़ गई थी कि आगे चलकर इन्होंने 2 लड़कियों के साथ दुष्कर्म भी करे और उसके बाद भी ये पकड़े नहीं गए, जिसके बाद इनकी हिम्मत और ज़्यादा बढ़ने लगी। 25 नवंबर 1988 जुनको रात को अपना काम खत्म करके घर जा रही थी एक सुनसान रास्ते से। इस टाइम बहुत ठंड हुआ करती थी तो ज़्यादा लोग रास्ते में नहीं थे, हर कोई अपने घर पे ही आराम कर रहा था। जुनको अकेले जा रही है और यही जो बात थी ये मिनातो और मियानो के फेवर में थी, क्योंकि वहां पर सिर्फ जुनको नहीं, ये दोनों भी थे। अब ये दोनों जब जुनको को जाते हुए देखते हैं, वो साइकिल में आराम से जा रही है, तो ये दोनों आपस में प्लान बनाते हैं कि एक बंदा जाके जुनको को ऐसे धक्का देके गिरा देगा और जो दूसरा होगा वो जाके उसको उसकी हेल्प करेगा, उसकी साइकिल उठाएगा, उसकी अच्छे से पूछेगा कि आप ठीक हो, ये वो करके, और ये सब करने से वो जुनको का ट्रस्ट जीत लेगा। जो मिनातो होता है वो जुनको को धक्का देकर भाग जाता है, जुनको गिर जाती है और मियानो पीछे से आकर उसकी हेल्प करता है। जुनको को लगता है कि मियानो एक बहुत अच्छा लड़का है और वो उस पर भरोसा कर सकती है। इसी भरोसे का फायदा उठाकर उसे पास ही एक वेयर हाउस में ले जाता है, जहाँ मियानो जुनको से कहता है कि उसका जापान के सबसे खतरनाक ग्रुप यानी कि याजुका से लिंक है और वो उस गैंग का मेंबर है और वो उसे एक ही शर्त पर जिंदा छोड़ेगा कि जैसा वो कहता है जुनको को वैसा ही करना पड़ेगा। और यहाँ से शुरू होता है जुनको की लाइफ के सबसे खतरनाक, सबसे डेंजरस 44 दिन। मियानो जुनको को टैक्सी की मदद से एक पास वाले होटल में ले जाता है और वहाँ ले जाकर वो जुनको के साथ बहुत बहुत गंदी हरकतें करता है। ये सब करने के बाद वो मिनातो के घर पे कॉल करता है। मैंने बताया था ना ये सब मिनातो के घर में ही चिल किया करते थे। तो वहाँ पे जो ओगुरा होता है, इनका तीसरा दोस्त, उसको कॉल करके बताता है कि इसने जुनको के साथ क्या क्या किया और ये सब चीज़ें फ्लेक्स कर रहा होता है। और जिसके बाद ओगुरा जब ये सब देखता है तो वो मियानो को कहता है कि जुनको को कहीं जाने मत देना। जिसके बाद अगली सुबह 26 नवंबर के दिन मियानो जुनको को होटल के पास ही एक पार्क में ले जाता है और वहां पर मियानो के गैंग के 3 लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं, मिनातो, ओगुरा और वातानाबी। जुनको जब मिनातो को देखती है तो सारा खेल समझ जाती है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वो एक प्लान का हिस्सा था। अब ये तीनों जुनको को डराने के लिए कहते हैं
कि वो जानते हैं जुनको कहाँ रहती है, उसकी फैमिली कहाँ रहती है। तो अगर जुनको ज़रा सी भी कोशिश करेगी, चालाकी करेगी या भागने की ऐसा सोचेगी भी, तो ये तीनों अपने गैंग मेंबर्स याकुजा को बोलकर इनकी पूरी फैमिली को मरवा देंगे। जिसके बाद चारों मिलकर जुनको को मिनातो के घर के 2nd फ्लोर के एक कमरे में बंद कर देते हैं। 27 नवंबर को जुनको के पेरेंट्स पुलिस स्टेशन जाते हैं जुनको की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने, मगर जो किडनैपर्स होते हैं, ये चारों होते हैं, ये जुनको को फोर्स कर कॉल करवाते हैं। जुनको अपने पेरेंट्स को कॉल करती है और बोलती है कि मैं एकदम सेफ हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स के घर पर हूँ और मैं कुछ दिनों बाद ही आऊँगी। जिस वक्त ये सब हो रहा था उस वक्त मिनातो के जो पेरेंट्स होते हैं वो घर पे ही होते हैं, और जो मिनातो होता है वो अपने पेरेंट्स को ये बोलता है कि जुनको मिनातो की गर्लफ्रेंड है। 28 नवंबर 1988 मियानो के 2 और दोस्त आते हैं जो कि उसके गैंग के मेंबर होते हैं, नाकामुरा और इहारा। ये दोनों मिलकर भी जुनको के साथ गलत काम कर देते हैं, जिसके बाद मियानो एक रेजर की मदद से जुनको के प्यूबिक को शेव कर देता है और फिर माचिस की मदद से जुनको के जेनी को जला देता है। जुनको के साथ ये सारी हरकतें की जा रही थी। जुनको एक प्रिजन में फंस चुकी थी जहाँ से वो भाग ही नहीं सकती थी, बट जिस तरीके से उसको ट्रीट करा जा रहा था, जिस तरीके से दिन ब दिन उसके साथ जो ये हरकतें हो रही थी वो बढ़ती जा रही थी, जुनको परेशान आ चुकी थी। और इसी वजह से दिसंबर की शुरुआत में जुनको भागने का डिसाइड करती है, बट वो भागने में नाकाम रहती है, जिससे गुस्सा होकर किडनैपर्स जुनको को उसके फेस पे बहुत मारते हैं। उसके साथ इतना बुरा करते हैं कि उसके बारे में सोचकर ही अजीब सा लगता है। मियानो ने लाइटर से जुनको के एंकल्स जला दिए थे, जिसके बाद उसे डांस करने को कहा गया और वो भी नेकेड। और ये सब करने के बाद उन्होंने जुनको को बालकनी में, ठंडी में, बिल्कुल खुलेआम बालकनी में खड़ा रखा पूरी रात। और ये तो कुछ भी नहीं है, अब जो मैं बताने वाला हूँ वो सुनने से आपको घिन आ जाएगी। इन चारों ने जुनको के प्राइवेट पार्ट्स में बहुत कुछ चीज़ें डाली थी, जैसे कि मेटल रॉड्स और बॉटल्स, वो भी शीशे की तोड़, मतलब बहुत ही घिनौनी चीज़ें जो मैं बता भी नहीं सकता। और ये सारी चीज़ें माइनर लड़के कर रहे थे जो कि 18 साल से कम की उम्र के हैं। ये सब देखकर हमें एक क्वेश्चन हम सबके दिमाग में आता है कि क्या लॉ सही है? जो लॉ बनाए कि 18 साल का ही होगा तो ही उसको सज़ा दी जाएगी, उससे पहले उसको माइनर समझकर कम सज़ा दी जाए, ये वो, क्या ये सब सही है? या फिर अब ये हाई टाइम है जब हमें अपने लॉ चेंज करने पड़ेंगे, जब ये देखकर सज़ा नहीं दी जाए कि जुर्म करने वाले की एज क्या है, बल्कि सज़ा ये देखकर दी जाए कि सामने वाले ने जुर्म करा क्या है। और इतना सब करने के बाद भी इनकी दरिंदगी की हद अभी पार नहीं हुई थी। जुनको को दारू से लेकर सिगरेट तक सब कुछ पीने को फोर्स किया गया। कई दिन तक ये टॉर्चर चलता रहा, यहाँ तक कि जुनको की यह हालत हो चुकी थी कि वो इन चारों से भीख मांगती थी कि बस उसको मार दिया जाए। उसको अब जीने की तो उम्मीद ही नहीं रही थी, बस वो मौत के लिए भीख मांग रही थी। अब जो ये चारों थे, इन्होंने जुनको के कई पार्ट्स को जला दिया था। उसे कुछ खाने को नहीं देते थे, जिससे कुछ ही दिन में उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि उसे पहचानना मुश्किल हो गया था। उसकी बॉडी पर कई जगह मेजर इंजरीज हो गई थी। उसका पूरा फेस फूल चुका था, पूरा ऐसे एकदम सोयलो सा हो गया था, क्योंकि उसको फेस पे भी बहुत मारा करते थे। जुनको की बॉडी इतनी वीक हो चुकी थी कि वो हिल भी नहीं पा रही थी, वो बस एक जगह पड़ी रहती थी, बस एक सांस लेती हुई जिंदा लाश। 4 जनवरी 1989 मियानो गैम्बलिंग में बहुत सारे पैसे हारने के बाद गुस्से में मिनातो के घर जाता है और अपना गुस्सा जुनको पर निकालने की सोचता है। मियानो जुनको को जो कैंडल होती है ना, उसके वैक्स से जलाने की कोशिश करता है। जुनको को कई जगह आयरन रॉड से मारता है। जुनको को उसी का यूरिन पीने के लिए फोर्स करते हैं। इसके बाद भी वो रुकता नहीं है, वो लाइटर का जो फ्लूइड होता है वो जुनको के ऊपर गिरा देता है और फिर उसको जला देता है। जुनको को बहुत ज़्यादा मारा जाता है, उसके साथ इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है कि बता नहीं सकते। और जुनको कुछ भी नहीं कर पाती क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। वो बस सह रही है, जो भी उसके साथ हो रहा है बस चिल्लाए जा रही है। वो लिटरली चिल्ला भी नहीं पा रही इस टाइम पर, क्योंकि वो इतनी वीक हो चुकी है। और ये सारा टॉर्चर करीबन 10 घंटे तक चलता है। उसके साथ ये सब हो रहा था और फाइनली जुनको जिस चीज़ का इंतज़ार कर रही थी वो हो जाता है। जुनको 10 घंटे का ये कॉन्टीन्यूसली टॉर्चर सहने के बाद फाइनली अपना दम तोड़ देती है। अब आप इमेजिन कर सकते हो कि उसके साथ कितना सब किया गया है। जब वो मरती है तो हम सबको रिलीफ मिल रहा है कि फाइनली उसने अपना दम तोड़ दिया, क्योंकि हम सबको पता था कि अगर वो और ज़िंदा रहती तो उसके साथ और क्या क्या हो सकता था। एक्चुअली हम सबको नहीं पता था, हम में से किसी को भी आइडिया भी नहीं होगा कि वो क्या कर सकते थे। जो सब उन्होंने करा था, हम तो ये अपने ज़िंदगी में नहीं सोच सकते कि कोई ऐसा कर सकता है, कोई ह्यूमन, कोई इंसान इस लेवल तक गिर सकता है।
तो हमें एक्चुअली कोई आइडिया नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला था। अब जो मिनातो होता है उसका भाई ये सब देखता है तो वो ऐसे कॉल करके मिनातो को सब कुछ बता देता है, जिसके बाद पूरा जो इनका गैंग था वो डर चुका था। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब करें तो क्या करें। उन्होंने जुनको को एक ब्लैंकेट में डाला और एक बड़े से ट्रैवल बैग में डाल दिया। इसके बाद एक मेटल के ड्रम में उन्होंने उस बैग को डाला और उस ड्रम को सीमेंट में सील कर दिया। 5 जनवरी रात के 8 बजे उन लोगों ने उस ड्रम को टोक्यो के वकासु आइलैंड के एक कंस्ट्रक्शन साइट में डंप कर दिया। कुछ दिनों बाद मियानो और ओगुरा को पुलिस एक 19 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म और किडनैपिंग के मामले में अरेस्ट कर लेती है, जो कि साल 1988 में हुआ था। इंटेरोगेशन के दौरान जब पुलिस मियानो से कुछ ट्रिक क्वेश्चंस पूछती है, जैसे कि उसने मुझे सब कुछ बता दिया है, हमें पता है, तुम भी बता दोगे तो तुम्हारी सजा कम हो जाएगी, ये सब, तो मियानो को लगता है कि शायद ओगुरा ने सब कुछ बक दिया है और उसने सब कुछ बता दिया। तो मियानो भी धीरे धीरे करके सब कुछ बता देता है, जिसे सुनकर पुलिस हैरान हो जाती है और बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग मतलब वो माहौल हो जाता है, क्योंकि पुलिस भी उस टाइम यही सोच रही होती है कि कोई 18-19 साल के लड़के ऐसा करने की सोच भी कैसे सकते हैं। और यहाँ तो सोच रहा तो छोड़ो, यहाँ तो ये करके बैठे हुए थे। पुलिस उस जगह जाती है जहाँ मियानो और उसकी गैंग ने बॉडी को रखा हुआ था। वहां से 29 मार्च 1989 को पुलिस जुनको की बॉडी को रिकवर कर लेती है। जुनको की पहचान उसके फिंगरप्रिंट से की गई थी। पुलिस तुरंत ही बाकी के क्रिमिनल्स को भी अरेस्ट कर लेती है, जिसमें होते हैं मिनातो, वातानाबी, मिनातो का भाई इहारा और नाकामुरा। अब इन सबको कोर्ट में ले जाया जाता है। अब जब कोर्ट में ले जाया जाता है तो जो कोर्ट होता है वो ऑर्डर देता है कि इन सब की जो आइडेंटिटी है वो रिवील नहीं करी जाए, क्योंकि इनकी उम्र 20 से कम होती है। बट उसी टाइम एक जो जापानीज जर्नलिस्ट होता है वो इनकी आइडेंटिटी रिवील कर देता है और वो बोलता है कि इन लोगों ने जो काम किया है, इनकी आइडेंटिटी छुपाने का मतलब ही नहीं है। पूरे देश को इन सब के बारे में पता चलना चाहिए और इन सबको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। किसी के भी दिल में सिंपैथी नहीं जागनी चाहिए इनको लेकर कि ये छोटे हैं, ये है, वो है, नहीं, इन सब के बारे में पता चलना चाहिए। और यही सोचकर वो इनकी आइडेंटिटी, इनकी हर चीज़ रिवील कर देता है। मियानो को 17 साल की सज़ा सुनाई गई, जिसे बढ़ाकर 20 साल कर दिया गया। इसके फैमिली ने अपना घर बेच दिया था और जुनको की फैमिली को $350,000 कंपेंसेशन में दिए थे। मियानो को मेंटली अनस्टेबल साबित करने की भी कोशिश की गई थी, क्योंकि ऐसा कुछ साबित कर लेते तो मियानो की सज़ा कम हो जाती। बट मियानो को मेंटली अनस्टेबल कोई भी साबित नहीं कर पाया। वैसे देखा जाए तो ये मेंटली डिस्टर्ब तो था। इस टाइप की हरकतें कोई नॉर्मल इंसान कर ही नहीं सकता। साल 2009 में जब मियानो जेल से छूटा तो उसने एक ईमानदारी की ज़िंदगी चुनने के बजाय स्कैम कॉल्स वगैरह में इन्वॉल्व हो गया, मगर इसके लिए उसको कोई सज़ा नहीं मिली। ओगुरा को 5 से 10 साल की सज़ा हुई, जिसके बाद उसे साल 1999 में छोड़ दिया गया। ओगुरा जेल से छूटने के बाद एक फील्ड में काम करने लग जाता है, बट कुछ ही साल बाद वो फिर से एक लड़के पे जानलेवा हमला कर देता है, एकदम फिजिकल असॉल्ट करता है, जिसकी वजह से उसको फिर से जेल हो जाती है। 2004 में ओगुरा फिर से अरेस्ट हो जाता है और जो उसने फिजिकल असॉल्ट किया होता है उसका रीज़न था कि ओगुरा की गर्लफ्रेंड और जो दूसरा लड़का था, ओगुरा को ऐसा लग रहा था कि ये दोनों के बीच में कुछ चल रहा है और ये दोनों मिलकर ओगुरा को चीट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो उस लड़के पर मतलब जानलेवा हमला करने लग जाता है। ओगुरा को इसके लिए 5 साल की सज़ा सुनाई गई और उसके बाद फिर 2009 में ओगुरा को फिर से रिलीज़ कर दिया गया। वैसे यहाँ देखने वाली एक बात है, ओगुरा ने जो जुनको के साथ करा था उसके लिए भी उसे 5 से 10 साल की सज़ा सुनाई गई थी और यहाँ पे उसने एक लड़के पे फिजिकल असॉल्ट किया, उसे मारा भी नहीं है, मतलब वो मरा नहीं था, बस ये थे हाथापाई हुई थी, जानलेवा हमला किया गया और उसके लिए भी 5 साल की सज़ा सुनाई गई। मतलब आप देख रहे हो दोनों केस में कितना ज़्यादा डिफरेंस है और सज़ा सिर्फ 5 साल ही है। मिनातो को शुरुआत में 5 से 6 साल की सज़ा सुनाई गई और उसको बाद में बढ़ाकर 5 से 9 साल तक कर दिया गया। हालांकि मिनातो का जो भाई था उसको और मिनातो के पेरेंट्स को अरेस्ट नहीं किया गया। साल 1998 में जब मिनातो को रिलीज करा गया तो वो अपनी माँ के पास जाकर रहने लग गया, मगर 2018 में मिनातो ने एक आदमी पर सिर्फ एक पार्किंग स्पॉट की वजह से एक बहस के चक्कर में जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद उसे 2019 में 1 साल और 6 महीने की सजा हुई। वातानाबी को शुरुआत में 3 से 4 साल की सजा सुनाई गई और फिर बाद में उसे बढ़ाकर 5 से 6 साल कर दिया गया। उसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ जापान में भी अपील करी कि उसकी सजा को थोड़ा सा कम कर दिया जाए, मगर उसकी अपील को रिजेक्ट कर दिया गया, जिसके बाद 1996 में वातानाबी को रिलीज कर दिया गया था। उसकी सजा पूरी हो चुकी थी और उसके बाद से ही वो अपनी माँ के साथ रह रहा है। ये सब देखने के बाद मुझे एक चीज़ रियलाइज़ होती है। याद है पिछले केस में हम इंडिया के लॉ के बारे में बात कर रहे थे, इंडिया और पाकिस्तान के लॉ के बारे में, कि कैसे इन सबको सज़ा नहीं होती है। इन सब ने इतने गंदे कर्म करे होते हैं लेकिन फिर भी इनको फांसी नहीं होती है। ऑल्दो पूरा जापान भड़का हुआ था, वो चाहता था कि इन सबको जितनी कड़ी से कड़ी हो सके उतनी कड़ी सज़ा मिली जाए। ये सब पुलिस स्टेशन जाते थे, ये सब न्यूज़ में आते थे, मतलब हर जगह ये एक ही चीज़ चल रही थी कि जुनको को मारने वाले जो ये क्रिमिनल्स हैं इनको कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाई जाए, ताकि आगे चलकर कोई भी इंसान ये सब चीज़ें करने से पहले 100 बार सोचे।
बट असल में होता क्या है, इन सबको 5 से 6 साल की सज़ा सुनाई जाती है। सिर्फ एक लड़की के साथ इतना सब करने के बाद इनको सिर्फ 5 साल की सज़ा। तो हम पिछले केस में इंडिया के लॉ को बोल रहे थे कि कैसे ह्यूमन राइट्स ये सब इन सब क्रिमिनल्स के लिए ही होते हैं क्या, सिर्फ इन सबको ही सज़ा देते वक्त ही ये सब चीज़ें मतलब सामने आती है कि अरे यार इनका ह्यूमन राइट्स है, इन बेचारों को इतना क्या करना, एक इंसान है उसे चेंज होने के लिए मौका देना चाहिए, उसे बदलने का मौका देना चाहिए। ये सब इन क्रिमिनल्स के लिए ही क्यों? हम सब ने देखा कि इन पांचों को 5-6 साल की सज़ा हुई, उसके बाद ये बाहर आए और फिर से इन्होंने क्राइम ही करा। तो क्या वो 5 से 6 साल की सज़ा जायज़ थी? क्या ये सब फेयर था? जुनको, जो कि एक हंसती खेलती लड़की थी, जिसकी पूरी हंसती खेलती ज़िंदगी इन्होंने नरक बना दी, इनको सिर्फ 5 साल की सज़ा। वेल, अब मैं देखता हूँ और जब इन सब केसेस के बारे में स्टडी करता हूँ तो मुझे रियलाइज़ होता है कि ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, ये पूरे देश में ही ऐसा ही सीन है। हर कोई क्राइम करता है, लोगों को मारता है, उनके साथ इतना गंदे टॉर्चर करता है और फिर हमारा लॉ क्या करता है? 5 से 6 साल की सज़ा देकर उन्हें रिलीज़ कर देता है, ये बोलकर कि इंसान है, बदल जाएगा, उसको बदलने का मौका दिया जाए, छोटा है, उसको समझ नहीं थी, ब्ला ब्ला ब्ला। वेल, आई गेस ये एक हाई टाइम है जहाँ पे हमारे लॉ को अब लॉ बदलना पड़ेगा। अब किसी की उम्र देखकर सज़ा ना दी जाए, बल्कि उसके जुर्म देखकर सज़ा दी जाए। उसने क्या जुर्म किया है, उसने किस तरीके से जुर्म किया है, ये सब देखकर सज़ा दी जाए। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। जुनको के पेरेंट्स के लिए एक्चुअली बहुत बुरा फील होता है कि उनकी बेटी को इन सब चीज़ों से गुजरना पड़ा और उसके बाद भी जिसने ये सब करा है वो आज फ्रीली घूम पा रहे हैं। वेल, क्या ही कह सकते हैं। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि ये वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो। एंड या फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।